हे गाइस, हाउ यू ऑल, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 30 किस चीज़ का, हमारी नाइट एंगल जनरल साइंस सीरीज़ का, जिसके अंदर हम लोग रोज शाम को 5 बजे यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हम लोग बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते, हम उसके साथ में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। और हमारा मानना ये है कि हम जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर पाएंगे, हमारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। नाइट एंगल जनरल साइंस सीरीज़ को स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है कि आपके अगर 50 क्वेश्चंस अगर आपके जनरल साइंस में आते हैं तो 50 में से आपके 45 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, क्योंकि इस बार हमें 125 प्लस मार्क्स का लक्ष्य लेकर हमें जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है। किसी भी हालत में हमें आपसे सिलेक्शन चाहिए, किसी भी हालत में लेके। और आई बिलीव कि आप लोगों को भी खुद से सिलेक्शन ही चाहिए होगी, आपके पेरेंट्स को भी यही चीज़ चाहिए होगी। तो अगर इतने सारे लोगों को सेम चीज़ चाहिए होती है तो मतलब वो चीज़ सही होती है और वो चीज़ हमें करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए +1 आपको मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए 0 मार्क खुद को दे लीजिएगा। खुद का अच्छे से सेल्फ एनालिसिस करिएगा एंड ये मत सोचिएगा कि मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे नंबर कम आ गए, मैं कमेंट बॉक्स में नीचे गलत आंसर लिख दूंगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में नीचे अपने गलत मार्क्स बता दूंगा, क्योंकि मेरी औरों के सामने बेइज्जती हो रही है। लोग गए तेल लेने, जितने तुम्हारे नंबर है ना उतने तुमने लिखने हैं, खुद के साथ ईमानदार रहना है और ये एक प्रण लेना है कि अगली जो क्विज होगी उसके अंदर मैं 15 के 15 फोड़ने वाली हूँ। खुद को एक फेक जो अपनी लाइफ है ना उसको फेक मत करो एंड इस क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है इसको अच्छे से करो। एंड अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को रेफर कर सकते हो। उसके अंदर आपको 18 प्लस लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं और वो सारे के सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर लाइव होते हैं। इन जस्ट 1000 रुपीज़ आपको 18 टेस्ट का एक्सेस मिलता है विद ए डिटेल्ड रिजल्ट। ये आज हमारा 30th पार्ट होने वाला है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सेकंड बैच है वो आज से स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको उसमें एडमिशन्स लेनी है तो आज या कल तक ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगला जो हमारा क्रैश कोर्स है वो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, ऑन द 15th ऑफ अगस्त। मतलब 15th तक उसकी एनरोलमेंट्स की लास्ट डेट है एंड 16 से उसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो कोर्स रहेगा ये 80 की जगह आपका 60 डेज़ का रहेगा एंड इसकी जो प्राइस रहेगा इट इज़ 4000 रुपीज़। एंड इसके अंदर जो डेली के 4 लाइव सेशंस होते थे, 4 की जगह आपके 8 लाइव सेशंस कम से कम डेली के रहेंगे। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन क्विज़ेस मिलेंगे और हर वीक आपके 2 टेस्ट रहेंगे, 2 टेस्ट इन अ वीक। और जो बच्चे बोलेंगे कि इसका प्राइस 4000 ही क्यों है, 4000 प्राइस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा सेशंस रहेंगे। दिन के कम से कम आपके 8 सेशंस रहेंगे। अगर यहाँ पे इतना दम रखते हो कि खुद को उतना एनालाइज कर सकते हो और उतनी उस लेवल की जो प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो, ज्वाइन कर लो। इट्स गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर मुझे कॉल कर लेना अगर कोई इश्यूज़ होंगे। ये मेरा नंबर है 8894928593। आज की जो क्विज है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज। देखो जल्दी से 5 सेकंड्स का टाइम लीजिए। 5 4 3 2 1 टाइम अप। बच्चा टाइम अप हो गया। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज CCl4। अब एक बात को यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम और क्या बोलते हैं। ऑप्शन है मार्श गैस, मस्टर्ड गैस, पायरिन एंड पायरोल। आई बिलीव कि आप लोगों ने सभी लोगों ने जो आंसर होगा वो पायरिन लगाया होगा। पायरिन जो होता है वो आपका केमिकली उसको बोले CCl4 होता है। अगर मार्श गैस की बात करें तो मार्श गैस हमारी मीथेन को बोलते हैं, दैट इज CH4। अगर हम मस्टर्ड गैस की बात करेंगे, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला कितनों को पता है? अच्छा जल्दी से 5 सेकंड्स का टाइम लो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कितनों को मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला पता है। 5 4 3 2 1 टाइम अप। आई बिलीव कि आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा। इसका फॉर्मूला होता है C4H8Cl2S। और ये जो है ना एक केमिकल जो वेपन है उसकी तरह ये इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो गैस होती है जब हमारी बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी जो स्किन है उसके जब ये कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे क्या कॉज कर देते हैं, ब्लिस्टर्स को ये वहाँ पे कॉज कर देती है आपकी मस्टर्ड गैस। अच्छा जल्दी से बताओ पायरोल का फॉर्मूला क्या होता है? यानी किसी को पायरोल का स्ट्रक्चर भी पता है क्या? पता है तो बच्चों नीचे लिखो जल्दी से, जहाँ पे लाइव चैट चल रही है जल्दी से लिखो पायरोल का फॉर्मूला किस किस को पता है। ठीक है, फॉर्मूला में भी पता होगा लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के जाना इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं बता देता हूँ। अगर पायरोल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है।
ये आपकी 5 मेंबर्ड रिंग रहती है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन होता है, उसके यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता है। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे इट इज़ C4H5N। ये आपका पायरोल का फॉर्मूला रहता है। आई बिलीव कि आपका आंसर सही था। अगर सही था खुद को +1 मार्क्स दे लीजिएगा, ईमानदारी अपने साथ बरतिएगा। एंड अगर आपका आंसर गलत है खुद को 0 मार्क्स दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड एज। जो हमारे पास 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इथाइलिन, एसिटाइलिन, पायरीन एंड फॉर्मेलिन। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए, 5 सेकंड्स का टाइम है। 5 4 3 2 1 टाइम आप। देखो, जो कभी भी आपसे ये पूछे कि फॉर्मेलिन क्या होता है, देखो इसका राइट आंसर फॉर्मेलिन है। अभी कभी भी ये पूछे कि फॉर्मेलिन क्या होता है तो बोल देना 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, और ये 100% प्योर फॉर्मेलिन होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है फॉर्मेलिन इज, नीचे ऑप्शन डाल देगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? 40% फॉर्मेल्डिहाइड के भी एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। अगर सही था खुद को +1 मार्क्स दे लीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क्स दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फायरिंग इज। जो आपकी इलेक्ट्रिक फायरिंग है वहाँ पे कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है पायरिन एक्सटिंग्विशर, फोम, वाटर एक्सटिंग्विशर एंड सोडा एक्सटिंग्विशर। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए, 5 सेकंड्स का टाइम है। 5 4 3 2 1 टाइम अप। हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, उनको पता है कि अभी हमने पायरिन की बात करी थी। पायरिन क्या था? इट वाज CCl4। अब CCl4 क्या था? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर देखो हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फायरिंग में और जो नॉर्मल फायरिंग में फ़र्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक फायरिंग के अंदर हम ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो कि कंडक्टिंग हों। तो ऑप्शंस देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, वाटर एक्सटिंग्विशर एंड सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। अगर हम लोग पायरिन की बात करेंगे तो पायरिन भी आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि लार्ज स्केल पे इस्तेमाल नहीं करा जाता है। ये आपका एक केमिकल एजेंट है जो कि इस्तेमाल करा जाता है लेकिन उतने लार्ज स्केल पे इस्तेमाल नहीं करा जाता है। आप फोम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वाटर आपका कंडक्टिंग होता है। सो इसका जो आंसर बचता है दैट इज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। जो आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टिंग। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स आर नॉन कंडक्टिंग। उसी के साथ में अगर आपसे कोई पायरिन का फॉर्मूला पूछेगा तो वो तो हमने आपको बता ही दिया है, दैट इज CCl4। एंड अगर हमें लार्ज स्केल पे जो फायरिंग है उसको अगर रोकना है तो हम वहाँ पे सोडा बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। और जितने भी हमारे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें नॉन कंडक्टिंग तरीके से फायर को हटाना है, फायर को ख़त्म कर देना। अगर सही था खुद को +1 मार्क दीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इज। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरीन। 5 सेकंड्स का टाइम है। 5 4 3 2 1 टाइम है बच्चे जी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरीन। इसका जो राइट आंसर दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको हम मिक गैस भी बोलते हैं। एंड ये अगर पूछेगा कि भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 2 दिसंबर इन द ईयर 1984। हुई कहाँ पे थी? भोपाल में हुई थी। और उसी के साथ में इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16,000 जो वहाँ पे लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख जो वर्कर्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अगर आपका आंसर सही है बच्चा खुद को +1 मार्क दीजिएगा, अगर गलत है खुद को 0 मार्क दीजिएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। देखो हमारा हमेशा से ये फंडा रहा है कि अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम क्वेश्चन का आंसर बता के चले जाएं, हम उस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स उसके साथ में एसोसिएटेड हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करते हैं ताकि आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो काफी स्ट्रांग हो सके। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो कैडमियम पॉल्यूशन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन है मिनामाटा डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, डिसलेक्सिया एंड इटाई इटाई। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए। देखो राइट आंसर क्वेश्चन इज इटाई इटाई। जो कैडमियम पॉल्यूशन है उसके कारण जो डिजीज होती है दैट इज इटाई इटाई। अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, मिनामाटा डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, डिसलेक्सिया, तो अगर मिनामाटा डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं, इट कॉजेज ड्यू टू द एक्सेस पॉल्यूशन ऑफ योर मर्करी। साइन पूछेगा तो बोल दो ना Hg। अगर कोई पूछेगा कि ब्लैक फुट डिजीज किसके कारण होती है, किसके पॉल्यूशन के कारण होती है, अगर हमारी बॉडी लॉन्ग एक्सपोजर में रहती है, किसके साथ? आर्सेनिक के साथ, तो हमें ये ब्लैक फुट डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। अगर बच्चा जी आपको ये समझना है कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया आपकी बॉडी के भी स्पेसिफिकली अगर बोले एक ब्रेन की एक डिसेबिलिटी है जो कि आपके एक रीजन को अफेक्ट करती है। कौन सा रीजन भैया? वो रीजन जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, जबकि लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है। वो डिसलेक्सिया डिजीज में ये एक डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर वो दिमाग का हिस्सा जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस करता है वो अफेक्ट हो जाता है। आई बिलीव कि आपका आंसर सही था। अगर सही था खुद को +1 मार्क दीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क्स दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन बल्ब। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि हम कोई स्पेसिफिक गैस बल्ब के अंदर इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्यों हमें उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन पहले आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए बच्चे जी। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आर्गन। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए। आई बिलीव कि अभी तक आपने ऑप्शन लगा लिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो कौन सी गैस यूज करी जाती है बल्ब में? दैट इज आर्गन। अब आर्गन भैया क्यों यूज करी जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो के साथ क्या हमारी दुश्मनी है? नहीं, हमारी दुश्मनी नहीं है इनके साथ। इसकी दुश्मनी है टंगस्टन के साथ। अब टंगस्टन के साथ ये दुश्मनी किस तरह से निकालेगा? देखो अगर कोई और गैस हम इसके अंदर भर देते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन मैडम जैसे ही टंगस्टन के गर्मा गर्म फिलामेंट के पास जाएगी वो उसको करोड कर देगी, और जैसे ही टंगस्टन का फिलामेंट जो है वो करोड हो जाएगा, गई भैंस पानी में और फ्यूज हो गया बल्ब। तो इसलिए हम लोग आर्गन का इस्तेमाल करते हैं लाइट बल्ब्स के अंदर। उसके कारण एक और चीज़ क्या होती है, जो हमारे टंगस्टन के फिलामेंट्स होते हैं उनके अंदर जो इवेपोरेशन है वो ना हो। अब इस सब का करने का पर्पस क्या है भैया? सबका करने का पर्पस ये है कि हमारी जो बल्ब होता है हमारा, उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकें। तो ये सारा का सारा तामझाम इसलिए किया जाता है। समझ गए? अगर सही था खुद को +1 मार्क दे लेना, अगर गलत था खुद को 0 दे देना। आगे चलते हैं। अगला सवाल है Which of the following is used for the ripening of fruits? फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा ऐसा केमिकल है, कौन सी ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं इथाइलिन, एसीटोन, इथेन एंड मीथेन। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए। 5 4 3 2 1 टाइम अप। देखिए जैसे आपके पास केले वगैरह होते हैं ना, तो दुकानदार क्या करते हैं, कच्चे केले लेके आते हैं और फिर उनको रख देते हैं अपनी शॉप के अंदर। और क्या होता है ना कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो केले पक गए होते हैं। तो वो किस तरह से पकते हैं? वो पकते हैं ड्यू टू द इथाइलिन गैस, और मार्केट में एक ब्रांड नेम से आता है ये गैस, दैट इज इथैपन। इथैपन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। अगर आपका आंसर सही था खुद को +1 मार्क दे लीजिए, अगर आंसर गलत था खुद को 0 दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है KMnO4 कैन बी यूज्ड एज। सबसे पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि KMnO4 होता क्या है। KMnO4 इज पोटाशियम पर मैग्नेट। KMnO4 इज पोटाशियम पर मैग्नेट। और ये जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है तो इसको मतलब सब लोग ग्रेस मार्क रख लो। चलो खुश रहो सब।
KMNO4 कैन बी यूज्ड एज, ऑप्शन थे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड पेस्टिसाइड। इसका जो राइट आंसर दैट इज पेस्टिसाइड। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, इन द पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स। अगर आंसर सही था खुद को +1 मार्क दे लीजिए, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। अगला सवाल क्या बोलता है, रॉक सॉल्ट कंटेन्स विच मिनरल। जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है उसके अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं। देखो रॉक्स कहाँ पे होती हैं हमारी, रॉक्स वहाँ पे होती हैं जहाँ पे आसपास पानी भी होता है। और देखो रॉक सॉल्ट के अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, रॉक सॉल्ट के अंदर, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना है, रॉक सॉल्ट यहाँ पे लिखना है डज नॉट कंटेन्स विच मिनरल, डज नॉट लिखना है भूल गया था, पीपीटी बना रहा था। रॉक सॉल्ट कंटेन्स डज नॉट कंटेन्स विच मिनरल, ऑप्शन है जिप्सम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। देखो जब भी हमारे पास कोई वाटर बॉडी होती है उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे वो ऑब्वियसली उस रॉक के अंदर भी प्रेजेंट होंगे एंड वो सारे के सारे रॉक सॉल्ट को कंस्टिट्यूट करेंगे। और वो मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, दे आर दी क्लोराइड्स, कैल्शियम, आपका हो गया मैग्नीशियम, आपका पोटाशियम एंड आपका सोडियम। तो सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम यहाँ पे हमारे वो मिनरल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसी के साथ में अगर हम लोग बात करते हैं जिप्सम की, तो वो एक ऐसा मिनरल है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है रॉक सॉल्ट के अंदर। अगर आंसर सही था खुद को +1 दीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन आंट बाइट्स। आंट वो वाली आंटी नहीं, आंट मतलब चींटी, आंटी हमें चलो काट देती हैं मतलब अपनी वाणी से, लेकिन वो एसिड नहीं छोड़ती। तो एसिड कौन सी आंट छोड़ती हैं और वो कौन सा एसिड होता है। देखो हमारे पास हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारे साथ अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको पीट देते हैं या फिर हम वहाँ से भाग जाते हैं अगर पीटने लायक ना हो। तो हम अपना डिफेंस करते हैं, भागने में हम डिफेंस इस तरह से कर रहे हैं कि भाई नहीं लड़ा जाना है, भाग जाते हैं। और लड़ने में हम अपना डिफेंस इस तरह से करेंगे कि भाई अगले का तो मुंह तोड़ देंगे, जिसने हमारे को हाथ कैसे लगा दिया। सेम चीज़ वैसे ही आंट्स करती हैं, लेकिन वो एक एसिड को रिलीज़ करती हैं, वो थोड़ी एसिडिक नेचर की हैं और वो एक एसिड को रिलीज करती हैं। और वो एसिड कौन सा होता है, वो एसिड होता है आपका फॉर्मिक एसिड। और जो आपके आंट्स है ना, ये फॉर्मिक एसिड को रिलीज करते हैं। और किस लिए रिलीज करते हैं, फॉर अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस। आपके अटैकिंग एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए ये फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको ज़्यादा छेड़ोगे तो ये फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में छोड़ देंगी, उसके बाद आपको इरिटेशन होगी। सही था खुद को +1 दे लीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। अब जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए एंड इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंटासिड्स की, एंटीसेप्टिक्स की, एनाल्जेसिक्स की और एंटीबायोटिक्स, तो राइट आंसर क्वेश्चन इज एंटासिड। हमारा जो स्टमक है उसके अंदर जब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम के ऊपर इंडाइजेशन होता है। और हम उस टाइम पे क्या लेते हैं, उस टाइम पे हम लेते हैं एंटासिड्स। एंटीसेप्टिक्स हम कब लेते हैं, जब हमें कभी चोट लग जाती है उस टाइम के ऊपर हम लोग एंटीसेप्टिक्स लेते हैं। अगर एनाल्जेसिक्स की बात करेंगे, एनाल्जेसिक्स में आपका पैरासीटामोल आ जाता है, आपका एस्पिरिन आ जाता है। ये हम कब लेते हैं, इनको हम तब लेते हैं जब हमारे शरीर के अंदर दर्द होता है, दिल का दर्द नहीं, बाहर जो फिजिकल दर्द होता है, तब हम एनाल्जेसिक्स लेते हैं। और अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स हम तब लेते हैं जब हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अगर सही था खुद को +1 दीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इसके अंदर आपको 18+ लाइव मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देखो इसको ज्वाइन तब करना जब आपका जो एग्जाम है ना वो बहुत नज़दीक होगा। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आती है साथ में। तो वो आई थिंक आपके लिए एक बेटर डील है, इस टाइम पे इसको आप ग्रैब कर सकते हो। 15 तारीख से उसके जो बैचेज हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही ज्वाइन करनी है, क्रैश कोर्स की टाइमिंग निकल चुकी है, आप इस वीडियो काफ़ी लेट देख रहे हैं, एक कॉल दे देना 88949285, सॉरी इस नंबर पर देना, ये मेरा नहीं है। तो इसके ऊपर आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो अच्छे से मिल जाएगी एंड उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। सारे सारे टेस्ट लाइव रहेंगे। जब ओरिजिनल टेस्ट से पहले 18 टेस्ट देके जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपका ओरिजिनल पेपर देने का। अगला सवाल है विच बेस इज प्रेजेंट इन द सोप। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, पता है हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है काफ़ी ज़्यादा, उनको एक चीज़ पता है कि एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं वो एक सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट कौन सा होता है, सोप। और किस प्रोसेस से बनाएंगे वो प्रोसेस को बोलते हैं हम सैपोनिफिकेशन। राइटिंग गंदी है, माफ़ कीजिएगा, आप लड़कियों की राइटिंग अच्छी होती है तो घमंड नहीं करना, मतलब मेरी भी थोड़ी अच्छी है, चलो इतनी भी नहीं है। देखो बात यहाँ बेस की है, एंड कौन सा बेस है जो कि सोप में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि आपके सोप के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड ये एक रिएक्शन को परफॉर्म करता है और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। अब रिएक्शन होता क्या है, वो रिएक्शन होता है वो एसिड और बेस के बीच में, और एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वो सॉल्ट होता है आपका सोप। अगर सही था खुद को +1 दीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। जब हमारी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, देखो ऐसी खबरें आती है ना कि जी रात को अंगीठी जला के सो गए थे और सुबह पता लगा कि उठे ही नहीं वो, है ना। तो ऐसे होता है ना, तो वो क्यों होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होती है जब फ्यूल की, तब एक गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे ब्लड के साथ कोलैबोरेट करती है वो कर देती है आपके ब्लड के अंदर कॉज CO पॉइजनिंग। अभी ये CO पॉइजनिंग क्या होता है, CO पॉइजनिंग का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर आंसर सही था खुद को +1 दीजिएगा, अगर गलत था खुद को 0 मार्क दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। जो आपकी ओजोन लेयर है वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जल्दी से अपना ऑप्शन लगा लीजिए। 5 4 3 2 1 टाइम अप। देखो आपकी जो ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट होती है इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर भैया कितना ऊपर होता है, जहाज उड़ता है वहां पे उतना तक होता है, या फिर जितना कौवा या चील उड़ती है उतना तक होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं 15 to 30 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाओगे तो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाओगे, और वहां पे आपको मिलेगी क्या, ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला पूछेगा तो बोल देना O3, और वैसे नाम पूछेगा तो बोल देना ट्राई ऑक्सीजन। एंड ये जो ओजोन लेयर है ये भी डिप्लीट हो रही है इन अंटार्कटिका, और ये हमें बचाती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अगर सही था कुछ को +1 दे लीजिएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपको मुझे पता है कि सब बच्चों का सही होगा। आगे चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। अगला सवाल है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। NCERT के क्लास 11th का 2nd चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी एक पैराग्राफ में ये लिखा गया है लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा लाइकन्स पे क्लिक कर देना, ज़्यादा मत सोचना। और हमारे जो 15 के 15 सवाल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आज की कुछ कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है आपको अपने जो नंबर है, जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जल्दी से अपने जो मार्क्स हैं उनको यहाँ पे लिख के जाइएगा। एंड अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, जो 3rd बैच है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 16th of August। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। दिन के कम से कम 8 सेशंस होंगे, हफ्ते में 2 टेस्ट होंगे, फुल ऑन प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, everything is going to be covered there in just 4,000 rupees. Enroll now, slots are limited. एंड मिलता हूँ आप लोगों से कल शाम को फिर से 5 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सब लोग खुश रहिए। बाय बाय।